सो हे गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज ईशांश अवस्थी एंड यार आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पॉलिटिक्स एंड अ प्लान डेवलपमेंट। इस चैप्टर में क्या हुआ है, काफी सारे पार्ट्स के डिलीट कर दिए गए हैं, पर वो आपको समझने पड़ेंगे टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो मैं वो उसका आपको ब्रीफ भी दूंगा इस चैप्टर में, ताकि आप पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ पाएं। सो लेट्स बिगिन विद चैप्टर। सो चैप्टर में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन बताना चाहूंगा अपने चैप्टर का, जो कि है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट। अब पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट मतलब क्या हुआ कि हमने तो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 15 अगस्त को हमें इंडिपेंडेंस मिल गई, और एक कंट्री को कैसे रूल करना है हमने वो सब जान लिया कि एक कंट्री को यूनिफाई होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए कंट्री में, और डेवलपमेंट ऑफ ऑल होना चाहिए। पर सबका डेवलपमेंट होना एक अलग पर्सपेक्टिव बन जाता है। ये दो टाइप से आप समझ सकते हैं। कैसे कि किसी बिजनेसमैन के लिए डेवलपमेंट का मतलब उसका ग्रोथ होगी, उसकी ग्रोथ जितनी होगी, जिस रेट से होगी, वो अपनी डेवलपमेंट वैसे मानेगा। सिमिलरली अगर कोई इंसान वो ट्राइब में रहता है यानी आदिवासी है, तो उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगी, उसको घर मिले या उसको प्रॉपर फूड फैसिलिटी हो। सो डेवलपमेंट मतलब पूरी प्लान डेवलपमेंट होना चाहिए जिससे पूरी कंट्री का वेलफेयर हो, क्योंकि डिफरेंट सेक्शंस के लिए डिफरेंट मीनिंग है डेवलपमेंट की। सो वही हमारा टॉपिक है, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट। और हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा कि पॉलिटिक्स में उस समय कौन सी जो पार्टी थी वो लीडिंग थी, वो थी कांग्रेस पार्टी। उसने फर्स्ट फ्री जनरल इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोट ऑक्यूपाई किए थे और कंट्री को वही रन कर रही थी। तो गाइस यहाँ पे बहुत डिफरेंट आइडियोलॉजीज बन गई थी कंट्री की, और जिसको कंट्री को चलना था जिस पर, लाइक सोशलिज्म हमें कंट्री में अडॉप्ट करना चाहिए कि कैपिटलिज्म। सोशलिज्म यूएसएसआर की आइडियोलॉजी थी, कैपिटलिज्म अमेरिका की आइडियोलॉजी थी। सो अगर डाउन ट्रॉडन के हिसाब से देखा जाए, जो गरीबों के हिसाब से देखा जाए, तो सोशलिज्म अडॉप्ट करनी चाहिए थी। मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, सोशल वेलफेयर करती है, तो गवर्नमेंट को अथॉरिटी देनी चाहिए, स्टेट को अथॉरिटी देनी चाहिए। बट उसी जगह अगर इकोनॉमिस्ट से पूछा जाए, या जो मार्केट में है, या फिर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे पूछा जाए, तो वो बोलते थे कैपिटलिज्म होना चाहिए, हमारे पास स्टेट ओनरशिप होनी चाहिए, मतलब सेल्फ ओनरशिप होनी चाहिए, प्राइवेट ओनरशिप होनी चाहिए। सो ये सब कंट्रोवर्सीज के बीच में हमारी कंट्री जा रही थी, और सबका डेवलपमेंट कैसे हो सकता है ये इंडिया को डिसाइड करना था। तो अब सबको पता है हमारी कंट्री ने ना ही सोशलिज्म को अडॉप्ट किया, ना ही कैपिटलिज्म को। हमने क्या अडॉप्ट किया, हमने मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट करी। सो ये थोड़ा ब्रीफ था चैप्टर का। अब हम हमारे चैप्टर के पहले टॉपिक पे आएंगे, पॉलिटिकल कंटेस्टेशन। सो पॉलिटिकल कंटेस्टेशन मींस डिबेट्स। सो इसके बारे में बात करते हैं। आप पूरे चैप्टर तक थ्रू आउट द चैप्टर बने रहिएगा इस वीडियो में, ताकि आपको बुक भी खोलने की जरूरत ना पड़े और आप बहुत अच्छे से चैप्टर अंडरस्टैंड कर पाए। So let's begin our first topic. So in this topic, political contestation मतलब political debates, उस टाइम पे क्या क्या debates चल रही थी within the government and within the country regarding their public, regarding Indians. अब guys डिबेट्स हम देखें उससे पहले चैप्टर के स्टार्टिंग में आपके आयरन ओर के बारे में दिया हुआ है, जो कि ओडिशा में सबसे ज्यादा पाया जाता है। सो आयरन सबसे ज्यादा है वहां पे। तो वहां की गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गवर्नमेंट के साथ भी, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, एज वेल एज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जिसकी वजह से वहां पे अंडर डेवलप्ड एरिया था, तो वहां पे इंडस्ट्रीज सेटअप होंगी, जिससे कि काफी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। बट एट द सेम टाइम अगर हम देखें तो वहां पे जो ट्राइबल पीपल थे उनके लाइवलीहुड तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना, और इन्वायरमेंटलिस्ट का भी फियर था कि वहां पे इंडस्ट्रीज सेटअप होंगी तो उससे पॉल्यूशन भी बहुत क्रिएट होगा, तो इन्वायरमेंट भी वहां का पॉल्यूटेड हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं किस तरह से डेवलपमेंट का कितना आइडियोलॉजी एकदम चेंज है, किस तरह से किसी के लिए डेवलपमेंट अगर कोई चीज है तो वो किसी के लिए नहीं भी है। सो चलिए अब हम इस टॉपिक पे आते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ इंडिया शुड मीन बोथ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। अब गवर्नमेंट को क्या क्या देखना था, ये देखना था कि अगर गवर्नमेंट ग्रोथ कर रही है, मतलब डेवलपमेंट कर रही है, तो वो कैसे हो कि इंडिया जो इकोनॉमिकली ग्रो भी करे, मतलब इंडस्ट्रीज भी सेटअप होती रहे, एट द सेम टाइम
सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, मतलब सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस भी प्रिवेल करे। ऐसा नहीं है कि अगर रिच है तो वो रिच होता जा रहा है और जो पुअर है उसको इग्नोर कर दिया जा रहा है, नहीं। ये भी एट द सेम टाइम इट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस टूवर्ड्स इट्स सिटीजन। सो सेकेंड था टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट का सही मायने में मतलब समझे, क्योंकि जैसा हमने उड़ीसा में एग्जाम्पल देखा कि एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट हो रहा था वहां पे, बट एट द सेम टाइम एनवायरमेंट भी तो पॉल्यूट हो रहा था, एट द सेम टाइम ट्राइबल पीपल का लाइवलीहुड भी तो डिस्ट्रॉय हो रहा था। तो हमें ये देखना है कि सही मायने में डेवलपमेंट क्या है। हम ऐसा तो नहीं कि किसी का डेवलपमेंट कर रहे हैं तो हम किसी सेक्शन को इग्नोर कर रहे हैं। इसके बाद टू फॉलो वेस्ट और ओन ट्रेडिशन, मतलब कि हमें किसको फॉलो करना है, हमको वेस्ट को फॉलो करना है, मींस हमें यूएसए को फॉलो करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्री वही कर रही थी, वो यूएसए को फॉलो कर रही थी, वेस्टर्नाइज हो रही थी, तो उसका मतलब वो लोग डेवलपमेंट समझ रही थी। हमने पॉलिटिकल साइंस पे भी देखा था यूएस हेजेमनी चैप्टर में कि डेवलपमेंट का मतलब ही ये हो गया था इस टाइम पर कि हम अमेरिका को कंपीट कर पा रहे हैं या हम अमेरिका की आइडियोलॉजी को अपना पा रहे हैं। तो वही, तो क्या वो हमें फॉलो करना है, हमें वेस्टर्नाइज होना है, या हमें अपने ट्रेडिशन को प्रिवेल करना है, हमें अपने ट्रेडिशन के हिसाब से अपनी कंट्री को चलाना है, मतलब हमें एग्रेरियन रिफॉर्म्स लाने हैं या हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन लाना है, ये भी हमें समझना था। एग्रेरियन मतलब जो खेती बाड़ी से रिलेटेड होता है। इसके बाद टू अडॉप्ट लेफ्ट और राइट आइडियोलॉजी। अब लेफ्ट और राइट आइडियोलॉजी क्या होती है? लेफ्ट आइडियोलॉजी वो होती है जो पुअर और डाउन ट्रॉडन सोसाइटी की तरफ देखती है, मतलब कि वहां पे स्टेट ओनरशिप होती है, गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है, और वो वेलफेयर करती है पुअर पर्संस का, पुअर पीपल का ऑफ इट्स कंट्री। उसी जगह राइट क्या होती है? जो मॉडर्नाइजेशन को प्रमोट करती हैं, इंडस्ट्रीज को प्रमोट करती हैं, मतलब प्राइवेट ओनरशिप को प्रमोट करती हैं। सो हमने जाना लेफ्ट और राइट आइडियोलॉजी क्या होती है। सो ये था हमारी पॉलिटिकल डिबेट का टॉपिक, पॉलिटिकल कंटेस्टेशन का, जो कि चल रही थी ड्यूरिंग द एरा ऑफ आफ्टर इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड टॉपिक, दैट इज प्लानिंग। गाइस, आपके टॉपिक में प्लानिंग कमीशन भी था आपके इस चैप्टर में, बट वो वाला पार्ट हटा दिया गया है, बट स्टिल प्लानिंग कमीशन का रोल तो रहा ही है, तो हमें वो रोल तो जानना पड़ेगा। तो चलिए इस टॉपिक से स्टार्टिंग करते हैं। सो प्लानिंग वाज अडॉप्टेड एज अ प्रोसेस ऑफ रीबिल्डिंग इकोनॉमी। अब प्लानिंग क्यों करेंगे हम? भाई प्लानिंग करना तो बहुत जरूरी है। अगर आप अपने एग्जाम की बात कर लीजिए, अगर आप एग्जाम में बैठते हैं, अगर एग्जाम हॉल में, सो आप डायरेक्टली वहां पे जाके नहीं बैठ जाते ना, आप पहले उसके लिए प्लान करते हैं कि आपको एडमिट कार्ड रखना है, आपको पेन रखना है, आपको इतने बजे सुबह उठना है, आपको वहां पे इतने बजे तक अराइव करना है, और तब जाके आप वहां पे अपने एग्जाम सेंटर में बैठते हैं जाके। सिमिलरली हर चीज की एक प्लानिंग होती है। सो जब हमारी कंट्री आजाद हुई उस टाइम पे हम उतने रिच नहीं थे, हमारे पास ज्यादा रिसोर्स नहीं थे, सब कुछ तो वो ब्रिटिशर्स लूट के ले गए थे। सो हमारे पास ज्यादा एम्यूनिटीज नहीं थी, फैसिलिटीज नहीं थी, तो हमें एक प्लानिंग करनी थी कि हम कंट्री को कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे हमारी कंट्री इकोनॉमिकली ग्रो कर सकती है, और कैसे हम लोग पॉलिटिकली इक्वल भी हो सकते हैं। तो ये प्लानिंग करना बहुत ही जरूरी था। अब इसके बाद द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट डिवाइडेड देयर प्लान्स इन टू पार्ट्स, प्लान्ड बजट एंड अनप्लान्ड बजट। अब प्लान्ड बजट और अनप्लान्ड बजट में जो गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसने अपने टास्क को डिवाइड कर लिया। प्लान डेवलपमेंट वो था जो 5 ईयर प्लान, हमने सुना, आपने सुना होगा उसके बारे में कि 5 ईयर प्लान कंट्री में बनता है कि उन 5 सालों में क्या क्या डेवलपमेंट्स होंगे, इसको लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट भी कहा जाता है। और जो अनप्लान्ड होते हैं वो 1 ईयर के लिए बनाए जाते हैं, वो 1 साल के अंदर विद इन कितना कंट्री में प्रोग्रेस होगी उसकी रिपोर्ट 1 साल में जाती है, तो वो अनप्लान्ड होता है। अब गाइस ये भी देखने वाली बात है कि कंट्री में हमने स्टेट ओनरशिप रखी, मिक्स इकोनॉमी रखी, बट स्टिल स्टेट के पास पावर थी, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी उसको डील करने के लिए, जस्ट लाइक रेलवे। तो ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कंट्री अभी अभी आजाद हुई थी और हम कंट्री को प्राइवेट ओनरशिप में नहीं रख सकते थे, वरना अगर प्राइवेट ओनरशिप में रखते तो कंट्री की जो अखंडता है, जो यूनिटी है, उसमें आज आ सकती थी। इस वजह से हमने क्या प्रेफर किया? हमने स्टेट ओनरशिप प्रेफर करी। और मतलब स्टेट ओनरशिप एग्जैक्टली नहीं कह सकते हम, क्योंकि हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है, बट स्टिल by processing the federal system under which there is more power for the center and state
बिकॉज आवर कंट्री अडॉप्टेड क्वाजी फेडरल सिस्टम। क्वाजी फेडरल क्यों है? क्योंकि सेंट्रल के पास थोड़ी सी ज्यादा पावर दी गई है। बिकॉज अब कंट्री की करेंसी है तो पूरी कंट्री में करेंसी रन होती है, तो अगर सेंटर में उसके पास अथॉरिटी नहीं होगी तो हर स्टेट की करेंसी अलग हो जाएगी, तो उससे बहुत ही प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन अराइज हो सकती है। इस वजह से ये किया गया था। अब इसके बाद गाइस 5-year प्लान वर प्लान फॉर फ्रॉम 1951। अब 5-year प्लान कब से स्टार्ट हुआ? 1951 से स्टार्ट हुआ था। और जो हमारा पहला 5-year प्लान था उसमें क्या था? हमने मेन फोकस किया था एग्रेरियन रिफॉर्म्स में। एग्रेरियन मतलब रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। हमने एग्रीकल्चर पे ज्यादा फोकस किया था क्योंकि हमारी कंट्री बहुत ही प्रॉस्पेरस थी और हमारी जो लैंड थी वो भी बहुत फर्टाइल थी, तो हमें मेन फोकस उसी पे करना था। और वर्ल्ड वॉर सेकेंड की वजह से काफी सारे डिस्ट्रॉय भी हो चुके थे हमारे एग्रेरियन अगर देखें तो इस वजह से हमने एग्रेरियन पे ज्यादा फोकस किया फर्स्ट 5 ईयर में। और नेक्स्ट 5 ईयर में हमने इंडस्ट्रीज पे फोकस किया। तो ये था हमारा। और उसके बाद बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान में क्या था? जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे उस टाइम पे कंट्री में, उन्होंने 8-10 जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने एक अपना संगठन बनाया और उन्होंने ऐसा बोला वर्ल्ड वॉर के इमीडिएटली बाद 1945 के बाद जब प्रोसेस चल रहा था इंडिपेंडेंस का, कि जो भी प्राइवेट ओनरशिप है, जो बड़ी बड़ी ओनरशिप्स है प्राइवेट की, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो स्टेट के पास होनी चाहिए, वो गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए, ताकि वो लोगों के वेलफेयर में से यूज कर सके और कंट्री में एक यूनिफॉर्मिटी रहे, अखंडता रहे। सो ये हमारा टॉपिक था प्लानिंग का। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो है की कंट्रोवर्सी। की कंट्रोवर्सीज मतलब क्या क्या कंट्रोवर्सीज थी कंट्री में रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। सो पहले देखते हैं एग्रीकल्चरल वर्सेस इंडस्ट्री। अब कंट्री को डेवलप करने के लिए क्या चाहिए? हमको किस पे फोकस करना है? एग्रीकल्चर पे या इंडस्ट्रीज पे? अगर हम हैवी इंडस्ट्रीज लगाएंगे तो हमें जाहिर सी बात है कि एग्रेरियन जो हमारा डेवलपमेंट है उसको हम रोकेंगे या उसको हम नहीं प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। सिमिलरली अगर हम ज्यादा एग्रेरियन पे फोकस करेंगे तो हम इंडस्ट्रीज पे नहीं कर पाएंगे। तो ये की कंट्रोवर्सीज थी। तो देखिए देयर वॉज अ बिग क्वेश्चन विच सेक्टर शुड एम्फेसाइज मोर। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था सबके ऊपर कि कौन सा सेक्टर ज्यादा अच्छा है और इंडिया के लिए बेस्ट है, क्योंकि इंडिया वॉज अ पॉवर्टी स्ट्राइकिंग कंट्री। वहां पे इंडिया में पॉवर्टी थी उस टाइम पे ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस एंड ड्यूरिंग 1950s। इसके बाद Gandhian economists like J.C. Kumarappa proposed an alternative blueprint to put a greater emphasis on the rural industrialization। अब जेसी कुमारप्पा जो कि एक बहुत जाने माने क्या थे, हमारे इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया था जिसमें ज्यादा एम्फेसिस किसको दिया गया था? रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन को, कि अगर हम रूरल में इंडस्ट्री सेटअप करेंगे तो हमारी कंट्री ग्रो कर सकती है। जो हम अपनी कंट्री को किस बेस पे बनाए? रूरल इंडस्ट्रियल बेस पे बनाए। सो ये इनका प्रपोज था। अब जो दूसरा की कंट्रोवर्सी थी वो क्या थी? वो थी पब्लिक वर्सेस प्राइवेट। मतलब क्या प्रिवेल ज्यादा करना चाहिए, पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर? ये आज भी एक डिबेटेबल इशू है। आज भी इस पे डिबेट चलती रहती है, कंट्रोवर्सी होती रहती है कि पब्लिक बेस्ट है या प्राइवेट। पब्लिक में हम देखते हैं कि सोशल वेलफेयर होता है, लोगों के बारे में पूछा जाता है और डाउन ट्रोडन सोसाइटी के वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट काम करती है। और प्राइवेट में अगर प्राइवेट के पास पावर आ जाएगी तो प्राइवेट अपना ही प्रॉफिट देखेगा और वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा बट स्टिल वो अपना प्रॉफिट देखेगा, ड्यू टू विच द रिच विल बिकम मोर रिचर एंड द पुअर विल बिकम मोर पुअरर। सो ये एक ड्रॉबैक है प्राइवेट सेक्टर का। सो इंडिया डिडंट फॉलो आइदर द टू पाथ। तो इंडिया ने कोई भी टू पाथ फॉलो नहीं किया। हमने क्या अडॉप्ट किया? हमने मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट करी। इसके बाद फिर भी हम देखते हैं आज भी इसका क्रिटिसिज्म होता है और तब भी होता था। सो ये हमारे की कंट्रोवर्सी के टॉपिक्स थे। अब हम देखते हैं हमारा मेजर आउटकम। नाउ मेजर आउटकम्स मतलब क्या क्या आउटकम्स निकले थे जो हमने मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट करी थी, उसके क्या क्या हमको रिजल्ट मिले थे, चलिए जानते हैं। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड फाउंडेशन फॉर इंडियाज फ्यूचर इकोनॉमिक वर लेड। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड से मतलब क्या है हमारा? ड्यूरिंग 1950s के टाइम पे फाउंडेशन फॉर इंडियाज फ्यूचर इकोनॉमिक वर लेड, मतलब फाउंडेशन एक नींव रखी गई थी इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इंडिया के फ्यूचर की ग्रोथ के लिए। तो क्या क्या फाउंडेशन रखी गई थी? दो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जिसका नाम था भाखरा नागर डैम हिमाचल प्रदेश में और हीराकुद
डैम कहाँ पे, ओडिशा में ये लगाए गए थे। अब डैम से क्या होता है, डैम से इरिगेशन हमारा आसान हो जाता है। अगर रेन ज्यादा हो रही है तो उसमें पानी स्टोर कर सकते हैं, और जब नहीं हो रही है तो हम उससे फर्टिलिटी के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये दो मेन प्रोजेक्ट लगाए गए थे। इसके बाद लैंड रिफॉर्म्स लाई गई थी। लैंड रिफॉर्म्स में जो फ्रेगमेंटेड लैंड्स थी, जो अलग अलग, मान लीजिए एक लैंड आपकी लखनऊ में है, दूसरी कानपुर में है, तीसरी इलाहाबाद में है, तो उसको लैंड सीलिंग कर दिया गया था। मतलब एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया दे दिया गया था और बाकी लैंड को सील करके दूसरे को दे दिया गया था। तो लैंड सीलिंग भी हो गई थी, जिससे कि जमींदारी सिस्टम भी हटा दिया गया था। ये बहुत ही बोल्ड स्टेप था इंडिया के लिए, जो कि नई नई आजाद हुई थी कॉलोनियल रूल से। तो ये कॉलोनियल रूल ने ही सेटअप किया था जमींदारी सिस्टम, जिसमें अपनी लैंड से रेवेन्यू देना पड़ता था सिस्टम को, या फिर इन्हीं लोग को, ब्रिटिशर्स को। सो ये सिस्टम भी एबॉलिश कर दिया गया था। आफ्टर दैट फूड क्राइसिस, बट इंडिया को फूड क्राइसिस फेस करना पड़ा था। क्यों? बिकॉज पॉपुलेशन हमारी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, उतनी हमारी इरिगेशन अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से हमारी क्रॉप्स उतनी नहीं उग पा रही थी, उतना ज्यादा हमारा एग्रेरियन नहीं हो पा रहा था। हम एग्रीकल्चरली फुल फ्लेज्ड नहीं थे उतना ज्यादा, जिसकी वजह से हमको फूड की शॉर्टेज फेस करनी पड़ी थी। और वॉर, कंट्री को उस टाइम पे 2 वॉर फेस करने पड़े थे। इसके बाद क्या हुआ था, इसके अलावा भी एक रीजन है, वो है सेवियर ड्रॉट्स अकर। मतलब काफी सारे कंट्रीज में, पार्ट्स में सूखा पड़ गया था, रेन नहीं हो रही थी, मतलब जिसकी वजह से कंट्री को फूड शॉर्टेज सफर करना पड़ा था, फेमाइन सफर करना पड़ा था। सो ये था फूड क्राइसिस। अब जो लास्ट है, वो जो इन सबको क्योर करने के लिए क्या कंट्री ने लाया, ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ कि HIV सीड्स, मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स ऑफर की गई फार्मर्स को, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करी गई फार्मर्स को एट हाई सब्सिडाइज्ड प्राइस। मतलब बहुत सारी ज्यादा उनको सब्सिडी दी गई, जिससे कि वो और ज्यादा क्रॉप्स उगा पाए। इसके बाद जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे, उसको इससे बहुत फायदा हुआ, उन्होंने सब्सिडाइज रेट पे लिया, और वो अगर उस ड्रॉट भी पड़ गया, फिर भी गवर्नमेंट ने उनको एश्योर कर रखा था। द गवर्नमेंट हैज एश्योर्ड द फार्मर दैट इफ द ड्रॉट वुड अकर दे विल स्टिल बाय देयर प्रोडक्ट। मतलब अगर ड्रॉट भी आ गया, फिर भी उनकी जो क्रॉप्स उगी है वो गवर्नमेंट लेने के लिए तैयार रहेगी। मतलब गवर्नमेंट वो ले लेगी और वो अपने बफर स्टॉक में स्टोर कर लेगी। और अगर क्रॉप खराब भी हो जाती है, फिर भी गवर्नमेंट उसके लिए पे करेगी फार्मर्स को। सो इससे मिडिल फार्मर के भी एक इंट्रोडक्शन हुआ था, क्योंकि पहले या तो लो फार्मर थे, या तो किसी और की लैंड में काम करने वाले फार्मर्स थे, या तो बिग लैंड ओनर्स फार्मर्स थे। सो इससे मिडिल फार्मर का भी ग्रोथ हुई, इंट्रोडक्शन हुआ। इसके बाद हम देखते हैं गवर्नमेंट गारंटी टू बाय द प्रोडक्ट ऑफ फार्मर्स एट गिवन प्राइस। मतलब जो प्राइस दिया है उसी पे लेगी, चाहे भी अकाल आ जाए, चाहे बारिश ना हो, चाहे फर्टिलिटी चली जाए सॉइल की, बट स्टिल, जिसकी वजह से क्या हुआ, फार्मर्स को बहुत प्रॉफिट होने लगा और ग्रीन रिवॉल्यूशन कंट्री में आ गया। और जो मेजर कंट्रीज थी जहां पे ग्रीन रिवॉल्यूशन का इफेक्ट सबसे ज्यादा देखने को मिला था, वो थी हरियाणा एंड पंजाब। सो ये था हमारा टॉपिक, मेजर आउटकम्स। सो अब हम आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, जो कि है लेटर डेवलपमेंट्स। लेटर डेवलपमेंट्स मतलब जो 1960s के बाद से जो डेवलपमेंट्स होना स्टार्ट हो गए थे कंट्री में, उसके बारे में बात करते हैं। तो स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट टुक अ सिग्निफिकेंट टर्न इन 1960s। मतलब 1960 के बाद कंट्री ने एक सिग्निफिकेंट चेंज लिया। क्या लिया? सेवरल रिस्ट्रिक्शंस वर पुट टू द प्राइवेट इंडस्ट्रीज इन 1967। मतलब काफी सारी बाउंडेशंस लगा दी गई इंडस्ट्रीज के लिए, प्राइवेट इंडस्ट्रीज के लिए, जिससे कि वो इमर्ज ना हो पाए या फिर उनकी ग्रोथ ना हो पाए। अब इंडस्ट्रीज के ऊपर हाई टैक्स वगैरह लगा दिए गए, जिसकी वजह से कोई प्राइवेट चाहेगा क्या कि वो अपनी ग्रोथ को बढ़ाए या फिर अपने प्रोडक्शन को बढ़ाए, नहीं, क्योंकि टैक्स बहुत पे करना पड़ रहा है। तो इसके बाद 14 प्राइवेट बैंक्स वर नेशनलाइज्ड, और जो 14 प्राइवेट बैंक्स थी उसको नेशनलाइज कर दिया, मतलब उसको स्टेट के अंडर में ला दिया, गवर्नमेंट के अंडर में ला दिया। सो प्रो पुअर प्रोग्राम्स वर अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट। प्रो पुअर प्रोग्राम्स मतलब पुअर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, मतलब पॉवर्टी हटाने वाला प्रोग्राम, वो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया फॉर सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर कौन करता है? सिर्फ गवर्नमेंट करती है।
इसके बाद दीज चेंजेस वर अकम्प्लीट बाय एन आइडियोलॉजिकल टिल्ट टूवर्ड्स सोशलिज्म। अब ये बताया गया कि ये सारे जो चेंजेस हुए 1960s के टाइम पे आफ्टर नेहरू जी डेथ, तो ये क्यों हुए? ये आइडियोलॉजिकल शिफ्ट हो गया सोशलिज्म की तरफ। अब हम आपने इसमें 5 ईयर प्लान हटा दिया गया आपकी बुक में, बट मैं बता दूं आफ्टर फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा इंडस्ट्री की तरफ ज्यादा हम टिल्ट हो गए थे और हम प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश कर रहे थे और प्राइवेटाइजेशन कर रहे थे। बट आफ्टर 1960s ड्यूरिंग दिस टाइम क्या हुआ? इंदिरा गांधी का एरा था। इन्होंने क्या कोशिश की कि हर चीज इनके अंडर में आ जाए, इनके पास फुल फ्लेज पावर हो जाए, ये सोल पावर हो जाए कंट्री की। तो इस वजह से इन्होंने काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी प्राइवेट ओनरशिप्स पे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि कंट्री में टिल्ट आ गया आइडियोलॉजी का, वो किसकी तरफ? सोशलिज्म की तरफ, जिसके चलते सोशल वेलफेयर की चीजें आ गई और जितनी भी ओनरशिप है वो गवर्नमेंट के अंडर में आ गई, स्टेट के अंडर में आ गई। तो ये था हमारा लेटर डेवलपमेंट्स। तो गाइस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। आपका इस बार मैंने एक ही वीडियो में चैप्टर इसलिए खत्म कर दिया क्योंकि इससे काफी सारे टॉपिक्स आपके डिलीट कर दिए गए हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हियर आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम्स। What was the Green Revolution? Mention its consequences. Second, differentiate between capitalist and socialist model of development. Third, explain the protest of Odisha, जो कि हमने चैप्टर के बिगिनिंग में पढ़ा था। इसके बाद what is meant by white revolution? ये white revolution वाला टॉपिक थोड़ा सा हमारा रह गया था। व्हाइट रेवोल्यूशन किसने स्टार्ट किया था? ये वर्गीस कुरियन ने स्टार्ट किया था, जिनको हम मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इसमें जो अमूल था, जो कि आनंद मिल्क लिमिटेड है, ये कहाँ पे है? गुजरात में है। तो इसकी स्टार्टिंग हुई थी और इसी से मिल्क प्रोडक्शन ऑल अराउंड द कंट्री स्टार्ट हुआ था। तो ये था हमारा व्हाइट रेवोल्यूशन। इसके बाद एक्सप्लेन की कंट्रोवर्सीज इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, बिटवीन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। सो इसी के साथ गाइस हमने अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।